तो लास्ट क्लास में मैंने आपको एसी सर्किट्स के बारे में बताया था। आज मेरा लेक्चर नंबर 4 है, जिसके अंदर हम लोग एसी थ्रू रजिस्टर्स और एसी थ्रू इंडक्टर कोशिश करेंगे कंप्लीट करने की। हेडिंग डालें एसी थ्रू रजिस्टर्स, हेडिंग डालें एसी थ्रू रजिस्टर्स। थोड़ा बहुत भी अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपसे बताया होगा कि व्हाट इज फेजर डायग्राम। मैंने आपसे ये भी कहा होगा कि किस तरह से एक रोटेटिंग वेक्टर को आप फेजर डायग्राम के टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने आपसे ये भी कहा होगा कि व्हाट इज अ लीडिंग वेक्टर, व्हाट इज अ लैगिंग जो वेव होता है, या लैगिंग फेज किसे कहते हैं, लीडिंग फेज किसे कहते हैं, ये सारा चीज मैंने आपको बता रखा होगा। लिखना स्टार्ट करिए। सपोज अ रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर आर, सपोज अ रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर आर is connected to an AC source of EMF, connected to an AC source of EMF, E is equal to E naught sin omega t, E is equal to E naught sin omega t। ये इस प्रकार का एक AC सोर्स है, जिस सोर्स से आपने किसको कनेक्ट करके रखा हुआ है, रजिस्टर को कनेक्ट करके रखा हुआ है। ठीक है, ये आपका एसी सोर्स हो गया, जिससे जो ईएमएफ डेवलप हुआ है वो कितना है, साइनोसोडल नेचर का, दैट इज ई नॉट साइन ओमेगा टी। और ये जो आपका रजिस्टर है ये आर, और इसी के अक्रॉस मुझे चेक करना है कि कैसे हम लोग निकालते हैं और किस तरह से करंट और वोल्टेज के बीच का रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं। राइट, सपोज ई इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस आर। Suppose E is the potential drop across the resistance R. Then, according to Ohm's law, we can write I is equal to E is equal to IR. We can write E is equal to IR. आप E is equal to IR इस तरह से लिख सकते हैं। Next, instantaneous EMF is equal to instantaneous value of potential drop. Instantaneous EMF is equal to instantaneous value of potential drop. Potential drop, तो ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्या मतलब है इसका, What is the drop across this particular register? कितना ड्रॉप कर जाएगा? ड्रॉप तभी होगा जब इसके अक्रॉस क्या प्रोड्यूस होगा, करंट। करंट जब रजिस्टर के साथ मिलता है तभी वो क्या बनाता है, ड्रॉप बनाता है। यानी इंस्टेंटेनियस ईएमएफ जो ई नॉट साइन ओमेगा टी है वो किसके बराबर होना चाहिए, आईआर के बराबर होना चाहिए। तो लिखिए आई इज इक्वल टू, यहां से आप इंस्टेंटेनियस करंट का वैल्यू लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू ई बाई आर and I is equal to E naught sin omega t by capital R। आप ये अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। Got it? अब ध्यान से देखिए, अगली लाइन में कहना है राइट I is equal to E naught by R sin omega t। I is equal to कहना है राइट I naught sin omega t where I naught is equal to E नॉट बाई आर। और यहां से मुझे क्या पता चला, यहां से मुझे दो बातें पता चली। एक कि जो फंक्शन करंट का है वही फंक्शन ईएमएफ का भी है, यानी दोनों में कोई जो आपका फेज डिफरेंस है वो यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है, बिकॉज ये आपका साइन ओमेगा टी और ये भी आपका साइन ओमेगा टी, बोथ का फंक्शन सेम तरीके से चल रहा है। सेकेंड चीज, आई नॉट जो है वो ई नॉट बाई आर है। इफ आई नॉट इज ई नॉट बाई आर, मेरे को बताइए ई नॉट बड़ा होगा कि आई नॉट बड़ा होगा, विच विल बी ग्रेटर, दिस विल बी ग्रेटर और द अदर वन, ई ग्रेटर होगा। बिकॉज ई नॉट से जब आप कोई चीज डिवाइड दे रहे हैं, यानी उसको आप डिवाइड दे रहे हैं, यानी कम कर रहे हैं, तब वो किसी छोटी चीज के बराबर हो रहा है। ये सब बातें आपको क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही, हो रही है। चलिए तो ये लिखिए, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद दिस, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लें, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 माने, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 माने, और लिखें कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ इक्वेशन नंबर 1 विथ इक्वेशन नंबर 2। आई नॉट की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, ई नॉट बाई
आर के बराबर आ रही है, ई नॉट बाई आर के बराबर आ रही है, फुल स्टॉप। और यहां से मुझे एक बात पता चलती है कि ओम्स लॉ यहां पर भी क्या है, ट्रू बैठ रहा है। फॉर व्हाट वैल्यू, फॉर पीक वैल्यू। पीक वैल्यू पे ओम्स लॉ क्या है, एकदम परफेक्ट बैठ रहा है, दैट इज आई इज इक्वल टू ई नॉट बाई आर, जो कि ओम्स लॉ कहता है वी इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर के बराबर। तो यहां से वो ओम्स लॉ एकदम परफेक्ट बैठ रहा है, यहां पे ओम्स लॉ एकदम परफेक्ट बैठ रहा है। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। रजिस्टर के थ्रू कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है, या रजिस्टर के थ्रू कोई बहुत ज्यादा साइंस आपको नहीं सीखना होता है। उसका रीजन यही है कि बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है, पर जैसे जैसे आप इंडक्टर और कैपेसिटर की तरफ बढ़ते हैं, धीरे धीरे थोड़ी सी सिचुएशन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाती है। तो उसके नीचे आप लिखें वेव फॉर्म ऑफ करंट एंड वोल्टेज। यहां तक सबने लिख लिया, ये पूरा लिख चुके हैं, मिटा दो इसे। सिर्फ दो इक्वेशन हमारे बोर्ड पर होना चाहिए, एक इक्वेशन आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और एक इक्वेशन होनी चाहिए ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। जरा ध्यान से देखिएगा, जब आप इसके वेव फॉर्म्स को दिखा रहे हैं, मैं एक काम करता हूं, ब्लैक से मैं एक्सिस बना लेता हूं और ब्लू और रेड से मैं करंट और वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता हूं। अब मैं ब्लू से, सपोज करिए ब्लू से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं वोल्टेज को, तो ये वोल्टेज इस प्रकार से होगा, दिस विल बी योर वोल्टेज, वेयर द पीक वैल्यू विल बी किसके बराबर, ई नॉट के बराबर, गॉट इट। और इसी प्रकार से वेव भी फॉर्म कर रहा होगा। ये ई जो है ब्लू कलर से जो दिखाया है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ध्यान से समझिएगा, जब मैं इसे करंट को रिप्रेजेंट करूंगा तो वेव को ठीक से देखिए, वेव सेम साइनोसुडली है, बिकॉज आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है। तो इवन इफ आई एम रिप्रेजेंटिंग करंट इन दिस सेम ग्राफ, तो ये क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये साइन का ही फंक्शन होगा। जब स्लाइट डिफरेंस जो देखने को मिलेगा वो ये है कि आई नॉट की वैल्यू जो है वो ई नॉट से क्या होगी, छोटी होगी। रीजन बीइंग आई नॉट इंटू आर इज इक्वल टू ई नॉट, यानी यहां से मैं क्लियरली कह सकता हूं कि ई नॉट इज ग्रेटर देन आई नॉट। वो आप यहां भी कंपेयर कर सकते हैं कि अगर यहां पर ही मैं आई नॉट को रिप्रेजेंट करूं तो आई नॉट क्या होगा, दिस वैल्यू विल बी आई नॉट, और आप देख पा रहे हैं कि ई नॉट जो है वो आई नॉट से क्या होगा, बड़ा होगा। और होना भी चाहिए, क्यों, रिलेशनशिप भी कह रहा है कि उसे इससे क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो ये ग्राफ आप अपनी कॉपी में बना लें, और इसको जो मैंने ब्लू से लिखा है उसको आप क्या लिख सकते हो, दिस इज द फंक्शन ऑफ ई, और जो मैंने रेड से लिखा है वो क्या लिखा हुआ है, दिस इज द फंक्शन ऑफ करंट। इंस्टेंटेनियस वैल्यू करंट और वोल्टेज की हम इस प्रकार से बड़ी आसानी से दिखा सकते हैं। तो ये आप अपनी कॉपी में बनाइएगा, दिस इज कॉल्ड एज वेव फॉर्म डायग्राम ऑफ करंट एंड वोल्टेज। ये वेव फॉर्म रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज वेव फॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ, दिस इज वेव फॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट इन केस ऑफ एसी थ्रू रजिस्टर्स। रजिस्टर्स के केस में, एसी में इस प्रकार से चीजें जाती है। उसके नीचे हेडिंग डालें फेजर डायग्राम, उसके नीचे हेडिंग डालें फेजर डायग्राम। अब देखिए फेजर डायग्राम को भी ध्यान से समझते हैं, ये नहीं हुआ अब तक, बना लिए ये सब, बनाइए। फेजर डायग्राम क्या था, व्हाट वाज द फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम वाज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ करंट एंड वोल्टेज इन अ रोटेटिंग वेक्टर फॉर्म। रोटेटिंग वेक्टर के तरीके से जब आप करंट और वोल्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज ओनली फेजर डायग्राम। अब जरा ध्यान से देखिए, सेम तरीके से मैं क्या कर रहा हूं, फेजर डायग्राम बना रहा हूं। व्हेन यू प्लॉट अ फेजर डायग्राम, इस प्रकार से जब आप फेजर डायग्राम प्लॉट करते हो, देन समझने वाली बात यह है कि हम लोगों ने करंट और वोल्टेज को जब लिखा है तो करंट का भी जो फ्रीक्वेंसी है यानी एंगुलर वेलोसिटी वो क्या है, ओमेगा, और वोल्टेज का भी ओमेगा है और करंट का भी क्या है, ओमेगा है, यानी दोनों एक पर्टिकुलर एंगल से ही यहां पे घूम रहे होंगे। ये जो एंगल होगा ये थीटा
जो कि ओमेगा टी के बराबर है, ये दोनों के लिए क्या है, फिक्स है। अगर दोनों के लिए फिक्स है तो जब मैं ब्लू से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो जो इसकी पीक वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू ई नॉट। सिमिलरली इसी डायग्राम में जब मैं करंट को रिप्रेजेंट करूंगा तो करंट क्या होगा, आई नॉट होगा, पर इससे छोटा होगा। क्यों इससे छोटा होगा, रीजन बीइंग क्योंकि ई नॉट जो है वो आई नॉट से क्या है, बड़ा है, जो आपने इस रिलेशनशिप से भी देख के रखा हुआ है। गॉट इट। अब इसका कौन सा कंपोनेंट आप लेते हो इन ऑर्डर टू गेट दीज वैल्यूज। यहां पर जो इसकी वैल्यू होती है वो क्या होती है, इसकी जो करंट की यहां पे वैल्यू होगी वो होगी आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और इस टाइम जो ई की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ई नॉट साइन ओमेगा टी। और ये जो आई नॉट और ई नॉट, आई और ई है, दिस इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू, यही ना है, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई नॉट का कॉस कंपोनेंट, ई नॉट का साइन कंपोनेंट, तो साइन कंपोनेंट अपने को चाहिए। दिस डायग्राम इज नोन एज फेजर डायग्राम, इसी को आप क्या बोलते हो, फेजर डायग्राम। तो उसके नीचे एक लाइन लिखी, अगर ये आपने बना लिया हो तो ध्यान बस इतना ही रखना है कि इसके अंदर जो फेज डिफरेंस है, द फेज डिफरेंस इन केस व्हेन द करंट इज फ्लोइंग थ्रू रजिस्टर इज 0 between current and voltage is difference is 0 between current and voltage function। दोनों का फेज डिफरेंस कितना है, 0 का है। फेज डिफरेंस नहीं होने की वजह से न करंट इज लीडिंग न वोल्टेज इज लीडिंग, नाइदर करंट इज लैगिंग नॉर दी वोल्टेज इज लैगिंग। दोनों में से ना तो कोई लीड कर रहा है और ना ही कोई लैग कर रहा है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो अगर आपने ये डायग्राम लिख लिया है तो उसके नीचे आप लिखें पीक वैल्यू ई नॉट एंड आई नॉट, पीक वैल्यू ई नॉट एंड आई नॉट आर रिप्रेजेंटेड बाई वेक्टर्स। द पीक वैल्यू ई नॉट एंड आई नॉट आर रिप्रेजेंटेड बाई वेक्टर्स rotating with angular velocity omega, rotated with the angular velocity omega with respect to horizontal reference. The peak value of E naught and I naught are represented by vectors rotating with angular velocity omega with respect to horizontal reference। और ये ओमेगा कहां से लिया आपने, ये ओमेगा आपने हॉरिजॉन्टल से लिया है, और वही ओमेगा जो है वो थीटा, थीटा मींस एंगल विथ विच इट इज मूविंग। तो दोनों का एंगल क्या है, सेम है, और देयर इज नो फेज डिफरेंस, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस नहीं है, फुल स्टॉप। देयर प्रोजेक्शन ऑन द वर्टिकल एक्सिस, देयर प्रोजेक्शन ऑन द वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस पर उसका प्रोजेक्शन जो मैंने अभी आपको यहां लेकर दिखाया है, द प्रोजेक्शन ऑफ the vertical axis gives their instantaneous value, gives their instantaneous value। और देखिए ये E नॉट का वर्टिकल एक्सिस पर जो कंपोनेंट आएगा वही क्या है, कैपिटल E विच इज E नॉट साइन ओमेगा टी, और ये I नॉट का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा उसको क्या बोलेंगे, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। और यही आपने करंट और वोल्टेज क्या किया है, ले रखा है। कोई डाउट? करंट थ्रू रजिस्टर्स में ये सबसे आसान डेरिवेशन होता है क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, पर आपको हर तीनों केस के लिए यही डायग्राम बनाना है। पहले ये वेव वाला फॉर्म और देन फेजर डायग्राम। अगले एक लाइन और ऐड करिए, सिंस देयर इज, इसको फेजर डायग्राम बोलते हैं, दिस इज वेव फॉर्म रिप्रेजेंटेशन, ये वेव फॉर्म रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ रोटेटिंग वेक्टर्स। लिखें, एक लाइन और ऐड करें उसके नीचे, सिंस देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन E एंड R, there is no phase difference between E and R, so R behaves same in AC and DC. There is no phase difference between E and R, hence R behaves same in AC and DC, full stop। Hence steady current is also called as DC, स्टेडी करंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डीसी। स्टेडी करंट को आप क्या बोलते हो,
डीसी भी बोलते हो। गॉट इट? स्टेडी करंट मतलब व्हेन इट इज फ्लोइंग थ्रू ओनली रजिस्टर, और ओनली रेजिस्टेंस जब आप रजिस्टर के अक्रॉस एसी को पास कराएं या डीसी को, रजिस्टर के अक्रॉस दोनों की जो टेंडेंसी है वो क्या रहती है? सेम रहती है। दोनों में ऐसा नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया होगा इंडक्टर के केस में, इंडक्टर में क्या क्रॉस हो जाता है? डीसी क्रॉस कर जाता है पर एसी क्रॉस नहीं कर पाता। वेयर जब आप कैपेसिटर की बात करते हैं तो वहां क्या होता है? एसी क्रॉस कर जाता है पर डीसी क्रॉस नहीं कर पाता है। यही प्रॉपर्टी जब आप रजिस्टर के बारे में बात कर रहे हैं तो ये डीसी को भी अलाउ करता है और एसी को भी अलाउ करता है। क्वेश्चन लिखें, अ रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम, अ रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम is connected, a resistance of 20 ohm is connected to a source of alternating current, a resistance of 20 ohm is connected to a source of alternating current rated 110 volt 50 hertz, 110 volt 50 hertz, 110 volt 50 hertz. Find पहला द आरएमएस करंट, फाइंड द पहला आरएमएस करंट, दूसरा मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस करंट इन द रजिस्टर, मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस करंट इन द रजिस्टर, थर्ड टाइम टेकन बाय द करंट टू चेंज फ्रॉम इट्स मैक्सिमम वैल्यू टू आरएमएस वैल्यू, टाइम टेकन बाय द रजिस्टर, time taken by the current to change from its maximum value to RMS value. तो काफी सरल सा क्वेश्चन आपको दिया गया है, आपको बस क्या करना है? उसको सॉल्व करना है। बहुत ही आसान सवाल है, कोशिश करिएगा तो तुरंत से बन जाएगा। सबसे पहला काम आपको क्या करना चाहिए? जो भी सवाल में दिया गया है उसको आपको लिखना चाहिए। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है? आपको दिया गया रेजिस्टेंस की वैल्यू इज 20 ओम, फ्रीक्वेंसी कितना दिया गया है? 50 हर्ज, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ज मींस ओमेगा कितना आ गया? 100 पाई। ये तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, ये आपको समझ में आ गया। देन नेक्स्ट 110 वोल्ट क्या है? ऑल्टरनेटिंग करंट 110 वोल्ट, व्हाट वैल्यू इज दिस? ये आपको आरएमएस वैल्यू दिया गया है। दिस वैल्यू इज ERMS, ERMS कितना दे दिया गया है? 110 वोल्ट, बिकॉज व्हाट वी गेट इज RMS वैल्यू, जो हमें मिलता है वो RMS है। तो ये क्या कह रहा है? उसने स्टेटमेंट में क्लियरली कहा है एंड कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट रेटेड 110 वोल्ट, यानी रेटिंग उसकी 110 वोल्ट, यानी वो 110 वोल्ट देगा। अब मुझे बताइए, अगर आपको ERMS पता है, कैन यू कैलकुलेट E नॉट? E नॉट कैसे निकालते हैं? E नॉट इज इक्वल टू ERMS बाई √2 इंटू √2 क्या होता है? ERMS इंटू √2। तो E नॉट कितना निकल के आ जाएगा? 110 √2 वोल्ट आपका E नॉट, यानी पीक वैल्यू निकल के आ जाएगी। हाँ, अगर सवाल में वो खुद कह रहा है कि ये वैल्यू आपको सोर्स का जो मिल रहा है मुझे वो आपको ERMS ही होता है। जब अगर मान लीजिए वो पीक वैल्यू देगा तो बोलेगा कि व्हेन वी ब्रिंग दिस वोल्टेज फ्रॉम दी सोर्स, यानी करंट से जब हम अपने घर को लेकर आ रहे हैं तब फिर वो आपको क्या दे रहा है? वो पीक वैल्यू दे रहा है। वेरी रेयरली वो पीक वैल्यू देता है, जनरली दे ऑलवेज प्रोवाइड RMS वैल्यू ओनली। नहीं तो पीक वैल्यू देगा तो वो बोलेगा द पीक वैल्यू ऑफ द करंट और द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज फलाना फलाना, जो भी उसको बोलना होगा वो बोलेगा। आपको पहला जो स्टेप है उसके अंदर क्या कैलकुलेट करना है? IRMS। तो IRMS कैलकुलेट करने के लिए मेरे ख्याल से E नॉट निकालने की आवश्यकता नहीं थी। IRMS अगर आपको कैलकुलेट करना है तो IRMS का फॉर्मूला होता है ERMS बाई R। रेजिस्टेंस पता है क्या? हाँ पता है। ERMS पता है क्या? हाँ पता है। सॉल्व कर दीजिएगा, कितना आएगा? 5.5 एम्पेयर निकल के आएगा। दिस इज IRMS, 5.5 एम्पेयर इज IRMS। सेकेंड बिट में देखिए क्या कह रहा है? मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस करंट इन द रजिस्टर। मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस करंट मतलब पीक मांग रहा है, पीक करंट, यानी I नॉट मांग रहा है। I नॉट इज इक्वल टू क्या होता है? IRMS इंटू √2। IRMS कितना आया? 5.5 इंटू √2। सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है? 5.5 इंटू √2 कितना होगा?
द वैल्यू ऑफ 5.5 इंटू रूट टू इज 7.8 एम्पेयर। दिस इज 7.8 एम्पेयर के बराबर। ये आपका सेकेंड बिट है। थर्ड, टाइम टेकन बाय द करंट टू चेंज फ्रॉम इट्स मैक्सिमम वैल्यू टू आरएमएस वैल्यू। आपको मैक्सिमम वैल्यू टू आरएमएस वैल्यू में उसे कन्वर्ट करना है। बताइए क्या समय होगा। आपको इस वाले सवाल के लिए थोड़ा सा बुद्धि खुद से क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा बुद्धि लगाइए, बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। साइन फंक्शन आप ले लीजिए, i इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, राइट। i इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। अब जब समय t इज इक्वल टू 0 होगा, राइट, एट टाइम t इज इक्वल टू 0, एट टाइम t इज इक्वल टू 0, टाइम को आप क्या कर दोगे, 0 कर दोगे। तो आपने इक्वेशन क्या लिया है, i इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। जब आप टाइम t को 0 डाल रहे हैं तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और कॉस 0 क्या होता है, 1। तो i इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, आई नॉट। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है क्या, दिस इज इट्स मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा, वो बोल रहा है कि वो मैक्सिमम वैल्यू से घट के कहां पहुंचेगा, आई आरएमएस। आई आरएमएस क्या होता है, आई नॉट बाई रूट 2। तो उसको यहां से कहां घट के जाना है, आई नॉट बाई रूट 2 तक घट के जाना है। इतना करने में कितना समय लगेगा, यही तो वो पूछ रहा है आपसे। सवाल में यही पूछा गया है, ये सवाल पूछा गया है, टाइम टेकन बाय द करंट टू चेंज फ्रॉम इट्स मैक्सिमम वैल्यू टू आरएमएस वैल्यू। आपको मैक्सिमम वैल्यू से आरएमएस वैल्यू तक का सफर ट्रैवल कराना है। बस एक तरफ आपने ऑलरेडी मान रखा है कॉस ओमेगा टी, इसके लिए माना था तो आई नॉट है, इसके लिए भी कॉस ओमेगा टी मान लीजिए। इसके लिए जब आप कॉस ओमेगा टी मानेंगे तो क्या होगा, आई नॉट कॉस ओमेगा टी। जहां पर आपको ओमेगा तो पता रहेगा पर टाइम पता नहीं रहेगा। टाइम आपको नहीं पता है, बस एक ही अननोन है, दैट इज टाइम। उसको आप इससे निकाल लेंगे। तो कोशिश करिए लास्ट बिट सॉल्व करने का। ये समझ में आ गया क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आई नॉट से आई नॉट बाई रूट 2 करंट होने में कितना समय लगेगा। तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पर कितना करंट है, आई नॉट करंट है। यहां से घट के करंट को कहां पहुंचना है, आई नॉट बाई रूट 2 पे बचना है। इतना से इतना पहुंचने में उसको कितना समय लगेगा, यही आपको निकालना है। तो फिर हम लोग अगला टॉपिक दैट इज एसी थ्रू इंडक्टर स्टार्ट करेंगे। सॉल्व कीजिए, कोशिश करिए सॉल्व करने का। हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं होगा तो मैं तो हूं ही सही, कर दूंगा, उसमें क्या है। ये सब मिटा रहा हूं, ये जो डायग्राम सौंदर्यीकरण हुआ है बोर्ड का, उसको मिटा रहा हूं। ये समझ में आ गया ना। चलिए, अब जब टाइम t इज इक्वल टू 0 पे आपने देखा तो ऐसा आया। टाइम t इज इक्वल टू t पर देखेंगे तो क्या आएगा, आई वी दैट इज आई आर एम एस। आई आर एम एस विल बी इक्वल टू, आई आर एम एस विल बी इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। आई आर एम एस के टाइम पे आई नॉट कितना हो रहा है, आई नॉट बाई रूट 2 कॉस ओमेगा टी। अभी बस यही चीज को अपने को क्या करना है, लिखना है कि इससे वहां तक जो वैल्यू जा रही है उसके बीच में कितना का डिफरेंस है। तो 1/√2 किसके बराबर आ रहा है, कॉस ओमेगा टी के बराबर। बस ओमेगा की वैल्यू आपको पता रहती है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा, द वैल्यू ऑफ ओमेगा इज 100 पाई और समथिंग लाइक दैट। 50 हर्ट्ज है तो कितना पाई होगा, दैट विल बी 100 पाई। 100 पाई इज व्हाट, 100 पाई को आप क्या लिखोगे, नहीं 100 पाई को 314 तो लिखते ही हैं। कॉस थीटा के टर्म्स में आप उसे क्या लिखेंगे, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 2 पाई, 50 इंटू 2 पाई। अच्छा, cos 2 पाई इज व्हाट, एवरी टाइम व्हेन द वैल्यू इज आइदर 0 और 2 पाई द वैल्यू ऑफ cos थीटा इज 1 ओनली। तो 50 टाइम्स भी 1 करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो जो वैल्यू आ जाएगी वो किसके बराबर होगी, सवाल नहीं आ रहा समझ में, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया। cos 1/√2 कितना होता है, किस पे वैल्यू इसकी वैल्यू आती है, 60 माने पाई बाई 3। बस यहां पे हम, ये मैथ्स नहीं, ये मैथ्स का सवाल इसके लिए है, मतलब मेरे को परेशान कर रहे हैं, नहीं है मैथ्स का सवाल। ये एक ही अननोन है, जो टाइम आपको नहीं पता उसको वैल्यू पुट करिएगा, आंसर आएगा। ये सब तो बचपन में किए होंगे। अब वो 5/4 होगा कि पाई बाई 3 तो आप ना बताइएगा,
कि 1/√2 क्या होता है, बताइए। ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हुए 1 साल से ज्यादा हो गया, अब तो 12th में दोबारा भी पढ़े होंगे ना आप लोग। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। cos 45 माने ये हो जाएगा π/4 और ये कितना है cos ωt, दोनों साइड ओमेगा है, बराबर कर दीजिए। π/4 इज इक्वल टू ओमेगा की जगह पे क्या लिख दूं 100 π इंटू टी, बस पाई से पाई कैंसिल और इसको जरा सॉल्व कर लीजिए। टाइम इज इक्वल टू 100/4, सॉरी टाइम इज इक्वल टू 1/400। तो ये जो ऑप्शन आएगा ये किस में आएगा, ये किस में आएगा, मीटर पर सेकेंड या रेडियन पर सेकेंड, तो ये सेकेंड में आया। दिस इज द टाइम पीरियड इन विच द करंट विल चेंज फ्रॉम दिस टू दिस। और जब आप इसको फर्दर सॉल्व करिएगा तो ये आएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻2 सेकेंड्स। नहीं समझ पा रहे हैं, कहां आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है। 2.5 इंटू 10⁻⁻2 सेकेंड्स। अब ये सब अगर ट्रिग्नोमेट्री छोटा छोटा फॉर्मूला जो क्लास 10th में आप पढ़े, अगर वो सब नहीं लिख पाइएगा तब मैं तो सोच रहा हूं आप लोग इस साइड फंसे हुए हैं। हम नहीं सोचे कि आप लोग इस साइड फंसे हुए हैं, हम तो ये सोचे कि आप लोग यहां नहीं समझ पा रहे हैं कि 100 पाई 2 पाई ये क्या बोल रहे हैं। हम ये नहीं सोचे कि आप लोग यही साइड नहीं लिख पा रहे कि 1/√2 cos 45 होगा। हम सोचे इधर आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि सर क्या बोल रहे हैं आप 100 पाई 2 पाई आप क्या, मैं वहां फंसा हुआ था। चलिए ठीक है, हेडिंग डालें AC थ्रू इंडक्टर, AC थ्रू इंडक्टर। अब AC थ्रू इंडक्टर पढ़ना है, ये सारा कुछ मिटा रहा हूं। AC थ्रू इंडक्टर पढ़ना है। AC थ्रू जब हम इंडक्टर पढ़ेंगे तो सर्किट में क्या लगा होगा, एक इंडक्टर लगा होगा और साथ में एक सोर्स भी लगा होगा। तो हम लोग पहले उसका सर्किट बनाते हैं कि किस प्रकार से आपको सर्किट देखने में मिलेगा। दिस इज दी वैल्यू ऑफ, दिस इज समथिंग शोन एज इंडक्टर, इसको ही आप इंडक्टर बोलते हो। ये साथ में क्या लगा हुआ है, सोर्स, इसको आप इस प्रकार जोड़ोगे, दिस इज E इज इक्वल टू E0 sin ωt एंड द वैल्यू ऑफ दिस इज एज L। इंडक्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, वो भी सिंगल वायर होता है तो L से, और डबल वायर होगा तो फिर M से। तो ये डबल वायर होता है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, वैसे सिंगल वायर होता है तो सेल्फ इंडक्टेंस होता है। ये सब हम लोग लास्ट चैप्टर में पढ़े थे। लिखिए, सपोज एन इंडक्टर विथ सेल्फ इंडक्टेंस L, सपोज एन इंडक्टर विथ सेल्फ इंडक्टेंस L, suppose an inductor with self inductance L is connected to a AC source, is connected to an AC source, EMF E, AC source with instantaneous EMF E, with instantaneous EMF E, then I begins to grow, then current I begins to grow because magnetic flux linked to it, then current I begins to grow because magnetic flux linked with it changes and induced EMF produced changes and induced EMF is produced which opposes the applied EMF, which opposes the applied EMF. Induced EMF is produced which opposes the applied EMF. क्या बोल रहा हूं मैं अभी, ये जो मैं बोला ये कौन सा स्टेटमेंट है, कौन बताएगा? कि जब कभी भी किसी भी वायर में आप EMF को डालते हैं, EMF किसी इंडक्टर में डालते हैं, तो जैसे ही आप स्विच को ऑन करते हैं, ये वाला जो वायर होता है वो उसमें प्रोड्यूस होने वाले EMF को क्या करता है, या करंट को जो क्या करता है, अपोज करता है। कौन सा लॉ ये बताएं आप लोगों को, लेंज लॉ। वेरी गुड। तो जब कभी भी इस तरह का आप सर्किट बना रहे हैं तो उसके नीचे आप एक सर्किट बनाएं और जैसे ही आपने की को ऑन किया, की को आपने प्रेस कर दिया ऑन, की जैसे ही ऑन हो गई वैसे ही यहां पर एक इंड्यूस्ड EMF पैदा होगा जो कि इसको अपोज करेगा। एज इट इज अपोजिंग इन नेचर, आप उसको क्या लिखते थे, -LdI/dt। ये कैसे लिखा हमने, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। लिख दीजिए, ये फोटो बनाइए, उसके नीचे अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ
E is equal to minus L di by dt, where E is what? Induced EMF, L is what? Inductance, self inductance, and di by dt is the change per unit, change of current per unit time. ये सारा चीज अपनी कॉपी में आप लिख दें. E is equal to induced EMF, L is self inductance, di by dt is the change of current per unit time. नेगेटिव साइन क्या बता रहे हैं? अपोजिंग नेचर. वेरी गुड. फुल स्टॉप. टू मेंटेन द फ्लो ऑफ करंट, इसके नीचे लिखें, टू मेंटेन द फ्लो ऑफ करंट, टू मेंटेन द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट, maintain the flow of current in the circuit, applied voltage must be equal and opposite to the induced EMF. Applied voltage must be equal and opposite to the induced EMF. Induced EMF के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए. That is जो आपने अप्लाई किया है वो जब एग्जैक्टली अपोजिट हो जाए किसके? इंड्यूस्ड ईएमएफ के, तो कंटिन्यूअसली उस सर्किट में क्या करेगा? करंट फ्लो करता रहेगा. बिकॉज जितना अपोजिंग ईएमएफ है अगर उतना ही ये ईएमएफ हो जाएगा तो इस सर्किट में करंट आसानी से फ्लो करेगा. ये बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई. इसका मतलब कंडीशन क्या है? E शुड बी इक्वल टू माइनस ई के बराबर. E की वैल्यू आप क्या लिखते हो? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E? E इज E नॉट साइन ओमेगा टी, अच्छा, इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस एल डी आई बाई डी टी. इसमें भी मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगा. ई नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी. ध्यान से देखिए, ई नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी इज इक्वल टू, कैन आई राइट डी आई. इस लाइन को जरा ध्यान से देखिए, क्या आपको दिखाई दे रहा है कि ये लाइन मैं लिख सकता हूं? ऊपर से डेरिवेशन ध्यान से देखिएगा. ये कंडीशन आया, इन ऑर्डर टू मेंटेन द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट, द इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो अपोजिट वैल्यू है वो क्या होना चाहिए? इंस्टेंटेनियस वोल्टेज के बराबर होना चाहिए. क्यों? क्योंकि अगर आप इंस्टेंटेनियस वोल्टेज उतना नहीं देंगे जितना कि अपोजिंग वोल्टेज है, फिर तो सर्किट में करंट फ्लो करेगा ही नहीं. तो इन ऑर्डर टू मेंटेन द करंट ऑफ फ्लो इन द सर्किट यू नीड टू बैलेंस इट. बैलेंस करने के क्रम में आप E इज इक्वल टू माइनस ही लिख रहे हैं क्योंकि वो इक्वल ना अपोजिट होना चाहिए. अब इस माइनस साइन के सामने जो E लिखा है उसकी वैल्यू मैंने रिप्लेस कर दी. माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस एल डी आई बाई डी टी, ऐसा आ गया. इसको मैंने डी आई एक तरफ रख लिया और डी टी इधर निकाल लिया. अल्टीमेटली चाहे आप इंडक्टर पढ़िए, कैपेसिटर पढ़िए कि रजिस्टर पढ़िए, स्टार्टिंग हम करते हैं ई नॉट से, ई से, और पहुंचते कहां है? आई को. और उसके बीच में हम रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं कि अगर वो फेज में है कि फेज के बाहर है, कि फेज लीड कर रहा है कि फेज लैग कर रहा है. वही हम लोग कोशिश कर रहे हैं. यहां से आपको क्या करना होगा? इंटीग्रेट करना होगा. जब आप डी आई को इंटीग्रेट करेंगे, मेरे ख्याल से ये तो हो जाएगा कैपिटल आई, पर यहां से ई नॉट बाई एल, ये तो कांस्टेंट निकल गया. इधर क्या बच जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी. मेरे ख्याल से कुछ मैथ्स के स्टूडेंट यहां जरूर बैठे होंगे. साइन ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? दिस इज माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा, और ये जीरो से कैपिटल टी तक मैं इसको क्या कर देता हूं? इसको क्या कर देता हूं? इंटीग्रेट कर देता हूं. तो ये आपकी वैल्यू आ गई. इसको आप अब अगले स्टेप में आप क्या लिखोगे? I इज इक्वल टू ई नॉट बाई ओमेगा एल, और यहां पर माइनस साइन भी अगर मैं बाहर ले लूं तो ये क्या हो जाएगा? कॉस ओमेगा टी माइनस जीरो. यहां तक कोई दिक्कत है? कॉस ओमेगा टी माइनस जीरो. अब कॉस ओमेगा टी को कैन आई राइट, कॉस ओमेगा टी को कैन आई राइट साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी. क्यों? फॉर्मूला होता है कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस थीटा. ये आप लोग तो क्लास 10th में पढ़े होंगे. 10th में तो था ना कि साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा. तो आप साइन ऑफ पाई, तो कॉस ओमेगा टी के जगह पे क्या ये लिखा जा सकता है? साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी. तो यहां तक लिख लिए सब लोग. इसको अगली लाइन में मैं यहां लिख देता हूं, I इज इक्वल टू ई नॉट, I इज इक्वल टू ई नॉट बाई ओमेगा एल. इधर एक माइनस साइन बाहर निकाला हुआ है, यहां पे क्या आएगा? कॉस ओमेगा टी.
अगली लाइन में I इज इक्वल टू माइनस ई नॉट बाई ओमेगा एल, इसको क्या लिख रहा हूं, साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी के बराबर। यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए, मेरे ख्याल से यहां तक आपको डाउट नहीं होना चाहिए, यहां तक आपको डाउट नहीं होना चाहिए। जल्दी जल्दी यहां तक लिखिए, तो ये ऊपर वाला इलाका मैं थोड़ा साफ करूं ताकि मैं इसको आगे फर्दर कंटिन्यू कर पाऊं। इसे जल्दी से आप लिख लें अपनी कॉपी में। कैपिटल ई का वैल्यू हम वो मिनिमम कंडीशन अगर निकाल लें, इससे बड़ा पर तो वो होगा ही, मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए। अगर ये हो गया तो करंट फ्लो करेगा, इससे ज्यादा होगा तो 100% करेगा। ये कंडीशन हो गया तो करना स्टार्ट कर देगा, इससे ज्यादा हुआ तब तो 100% होगा। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? चलिए, यहां से एक माइनस साइन बाहर आया है, वो ध्यान रखिएगा। क्यों बाहर आया? क्योंकि यहां पे माइनस साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा। कौन सा लिमिट बैठाया? हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी ये तो गड़बड़ कर रहा है। कॉस 0 1। अच्छा, यहाँ लिमिट मत डालिए, डोंट पुट द लिमिट्स, लिमिट मत डालिए, क्योंकि हमें तो पता नहीं ना कि लिमिट क्या है। पूरे साइकिल के लिए तो कर नहीं रहे, कितने टाइम तक करंट फ्लो कराया गया ये तो हमें पता नहीं है। डोंट पुट द लिमिट, लेट इट बी लिमिटलेस, तभी ये वैल्यू यहां तक पहुंच जाएगी। यहां तक हो गया तो मैं आगे बढ़ूं आगे, एटलीस्ट ऊपर का 3 लाइन तो मिटा सकता हूं। चलिए, अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसका अगला स्टेप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। I इज इक्वल टू माइनस ई नॉट बाई ओमेगा एल साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी है। अगर ये माइनस साइन में अंदर ले लूं, कैन आई राइट आई नॉट ई नॉट बाई ओमेगा एल साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। कैन आई राइट दिस? कैन आई राइट दिस? ये लिख सकता हूं क्या? ये अंदर का साइन चेंज हो जाएगा अगर माइनस साइन से मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं। माइनस साइन से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा? ये माइनस पाई बाई 2 और ये माइनस माइनस प्लस ओमेगा टी। तो ये इस प्रकार से लिख दिया। आपके मन में डाउट आएगा, सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? कोई विशेष कारण उसको करने का? हाँ, विशेष कारण है। हम लोग ओमेगा टी को रेफरेंस माने थे। क्यों? क्योंकि जब आप फेजर डायग्राम बना रहे थे तो आपने कहा था हॉरिजॉन्टल एक्सिस से ओमेगा टर्न कर रहा है। अब ओमेगा टी से अगर कोई पाई बाई 2 पीछे है या पाई बाई 2 आगे है तो या तो लैग करेगा नहीं तो लीक करेगा। तो इसके लिए हमने इसे ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 के टर्म्स में लिख लिए। अब हम लोग आगे चेक करेंगे कि ऐसा होता है तो क्या होगा। पहले आप यहां तक लिख लें, यहां तक पहले आप लिखें कि ये हमारा फंक्शन आ गया I इज इक्वल टू ई नॉट बाई ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ये ओमेगा टी को मैंने यहां गोल किया है, नॉट टू मेक सर्कल हियर, जस्ट टू एक्सप्लेन, मैं भी बता रहा था मैं। I इज इक्वल टू ई नॉट बाई ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। गॉट इट? अब साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? साइन ऑफ 90 पे साइन 91, तो ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2 के बराबर। ये आपका पाई बाई 2 के बराबर, यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो अब अगर आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 डाल रहे हैं तो ये ओमेगा टी की ही ये इसको सॉल्व करिएगा तो क्या आएगा? इसको सॉल्व करिएगा तो क्या आएगा? ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, दैट इज इक्वल टू ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई के बराबर। ये एक रिलेशनशिप आया। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा विल बी इक्वल टू 1। तो साइन ओमेगा टी ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 की मैक्सिमम वैल्यू होगी 1। इसके जगह पर अगर मैं 1 पुट कर देता हूं तो क्या होगा? जरा ध्यान से देखिए। I इज इक्वल टू ई नॉट बाई ओमेगा एल इंटू मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 1। I इज इक्वल टू ई नॉट बाई ओमेगा एल। जब आपका फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं तो ये क्या बन जाता है? पीक करंट। तो I नॉट किसके बराबर हो गया? I नॉट हो गया ओमेगा ई नॉट बाई ओमेगा एल। अब ध्यान से देखिएगा, I नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई ओमेगा एल। हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े हैं V इज इक्वल टू आई आर, क्या फॉर्मूला पढ़े? V इज इक्वल टू आई आर। ये V इज इक्वल टू आई आर वाले फॉर्मूले में जो आप पुट करोगे तो I इज इक्वल टू V बाई आर। यानी जब कभी भी आप कोई इंडक्टर वहां पर डालते हैं
तो उसके द्वारा जो इंडक्टेंस पैदा किया जाता है वो L है, पर जो रेजिस्टेंस जो वो ऑफर करेगा सर्किट को, वो किसके बराबर होता है? ओमेगा L के बराबर। बिकॉज फॉर्मूला क्या है? I नॉट इज इक्वल टू E नॉट बाई R। तो यहां पे कंपेयर कर रहे हैं तो R के जगह पर क्या लिखा हुआ है? ओमेगा L लिखा हुआ है। तो पहले आप बाकी सारी चीजें लिख लें, फिर ये जो साइड में मैंने लिखा मैं वापस से लिख दूंगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे ऐसे अलग अलग डिजाइन कर रहे हैं। तो आप पहले यहां ये लिख लिया, नीचे वाला ये डन हो गया। चलिए वेरी गुड, ये लिख लिया। अच्छा, उस साइड का लिख लिया, ये लिख लिया। चलिए ये भी हो गया, ये लिख लिए, ये वाला ये तो लिख चुके हैं। अब आप ये दोनों यहां तक लिख लिए। यहां पर आप साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू साइन 90, साइन 90 माने पाई बाई 2। यहां से जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा टी की वैल्यू क्या आ रही है? पाई। आना भी चाहिए फॉर अ कंप्लीट साइकिल, वो इतना होना चाहिए। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 1। अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है तो आप पुटिंग इन इक्वेशन, इसको आप कुछ एक इक्वेशन मान लीजिए, गिव दिस इक्वेशन अ नंबर। आपको पहले किसी ने पहले कुछ नंबर दिए हैं क्या? इसको 1 दिए, तो पुटिंग द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा इन इक्वेशन 1, तो ये क्या हो जाएगा? जो भी 1 या 2 जो भी दे रहे हैं, इसको एक नंबर दे लीजिए, और जब आप इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो आई नॉट इज इक्वल टू ओमेगा इंटू 1, इसको, इस इक्वेशन को आई इज इक्वल टू ई नॉट बाई ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, इसको देने के बाद ये नहीं लिखा अब तक? लिखिए लिखिए। अभी मैं ये जो बता रहा था वो वापस से इधर समझा रहा हूं। यहां पे आई नॉट इज इक्वल टू होता है ई नॉट बाई ओमेगा एल। कैसे? जब आपने इसकी जगह पर ये वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन नंबर 1 में, या आपने इसको 2 माना है तो 2 देख लीजिए। जब आप इसकी जगह पर मैक्सिमम वैल्यू पुट करिएगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। तो जब ये वैल्यू मैक्स होती है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पीक वैल्यू में। पीक वैल्यू को क्या बोलते हैं? आई नॉट। आई नॉट इज इक्वल टू क्या होगा? ई नॉट बाई ओमेगा एल के बराबर हो जाएगा। वही मैं यहां लिखा हूं। अभी ये जो आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई ओमेगा एल है, ओम्स लॉ के हिसाब से चलें तो आई इज इक्वल टू क्या होता है? वी बाई आर। तो ये आई भी है, ये वी भी है, तो नीचे वाला क्या होना चाहिए? आर ही होना चाहिए। यानी रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई अ इंडक्टिव सर्किट इज इक्वल टू ओमेगा एल के बराबर। यही बात मैं बोलना चाह रहा हूं। गॉट इट? ये बात समझ में आया? उसी को आप इंडक्टिव रिएक्टेंस का नाम देते हैं। क्या बोलते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो ये जो है आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई ओमेगा एल, दिस ओमेगा एल इज इक्वल टू एक्सएल। आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई एक्सएल, एंड दिस एक्सएल इज व्हाट? दिस एक्सएल इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसको क्या बोलते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस। दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ रेजिस्टेंस ओनली, बट रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई इंडक्टर इन अ एसी सर्किट। गॉट इट? तो ये सारी चीजें अगर आपने लिख ली हो तो अब हम लोग क्या करेंगे? ये जो डायग्राम है उसको हम लोग अपनी कॉपी में बनाते हैं। क्या डायग्राम बनाना है? उसके लिए हमें 2 इक्वेशन चाहिए होंगी। एक इक्वेशन क्या चाहिए? E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और पूरे डेरिवेशन के बाद इक्वेशन नंबर 2 आपने क्या लिखा? I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ये इक्वेशन नंबर 2 आपने लिखा, और दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं? अब वापस से 3 कलर का मार्कर जैसे हम लोग लिख रहे थे, अब देखिए ये आपका वेव इक्वेशन है। दिस इज योर वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन में क्या होता है? वेव इक्वेशन में क्या होता है? जो आपका वोल्टेज है, वोल्टेज कहां से चलेगा? वोल्टेज अभी भी ऐसे ही चलेगा। रीजन? क्योंकि वो क्या है? फंक्शन क्या है? E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो अभी ई नॉट तो ऐसे ही चलेगा, और ये जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है वो अभी भी क्या है? ये ई नॉट ही है। लेकिन ध्यान से देखिए, करंट ओमेगा से पाई बाई 2
बाद में चलना स्टार्ट किया, ये क्या कर रहा है, ओमेगा से π/2 लैग कर रहा है, ये पीछे चल रहा है। पीछे चलने का मतलब यहां पे नेगेटिव साइन है, क्योंकि जब ये करंट चलना स्टार्ट किया तब ऑलरेडी जो आपका वोल्टेज था वो π/2 एंगल ऑलरेडी कवर कर चुका था। अगर ये प्लस होता तो फिर ये क्या कर रहा होता, लीड कर रहा होता, ओमेगा में इतना आगे बढ़ गया होता। अभी ये ओमेगा से इतना पीछे है। π/2, दिस इज 0, दिस इज π/2, दिस इज पाई, दिस इज 3π/2 एंड दिस इज 2π। तो π/2 वो क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, यानी मुझे इससे कहां से स्टार्ट करना चाहिए, इधर, पहली बात। दूसरी बात, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो E0 से छोटा होगा कि बड़ा होगा, अभी भी छोटा होगा। क्यों, I0 इज इक्वल टू E0 बाई समथिंग, यहां पर भी कोई चीज उसको हम डिवाइड कर रहे हैं। अगर किसी चीज से हम उसे डिवाइड कर रहे हैं, यानी ये इसको जब यहां मल्टीप्लाई करेंगे तब ये बनेगा, यानी ये बड़ा है और ये छोटा, तो अभी भी ये वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। और इसका जो मैक्स आएगा वो पाई पर आएगा, फिर जो यहां से ये सर्कुलर पाथ यहां 3π पे आएगा, फिर ये 2π पे मैक्स होगा, और इस प्रकार से। तो मैंने आपसे कहा था कि जब, सॉरी ये थोड़ा ज्यादा नीचे आ गया, या शायद ब्लू वाला कम नीचे गया हुआ है, कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से गड़बड़ हो रहा है। अब ठीक है दोनों का साइज, अब ठीक है। तो इस प्रकार से ये ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो अभी दिस वैल्यू इज I0 एंड दिस वैल्यू इज E0। सिमिलरली दिस वैल्यू इज I0, दिस इज द फंक्शन ऑफ I एंड दिस इज द फंक्शन ऑफ E। दिस इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इसको डॉटेड नहीं बना के सॉलिड बनाना चाहिए ना, जब अलग अलग कलर से बनाए तो फिर डॉटेड क्या। आपके पास अगर एक ही पेन होगा तो उसको आप एक को रेड, एक मैंने दोनों को सॉलिड बनाएंगे, एक को सॉलिड एक को डॉटेड बना सकते हैं। अलग अलग कलर से कर रहे हैं तो फिर डॉटेड बनाने की आवश्यकता नहीं। ये समझ में आ गया, कैसे बनाया ये समझ में आया। कोई डाउट है तो वापस से पूछिए। यहां पे करंट जो है वो π/2 से क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। π/2 से लैग कर रहा है मतलब जब ऑलरेडी वोल्टेज आपका 90 डिग्री चल चुका था तब करंट चलना स्टार्ट किया। तो अगर करंट अभी चलना स्टार्ट किया है तो ये इतना डिग्री से क्या कर रहा है, और वो डिग्री कितना है, π/2। अगर ये समझ में आ गया है तो नेक्स्ट फेजर डायग्राम भी आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट फेजर डायग्राम भी आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, फेजर डायग्राम भी आपको समझ में आएगा। देखिए अभी जो आपका वोल्टेज है वो यहां है, क्योंकि ये आपका E0 है, और जिस थीटा से ये इधर मूव कर रहा है दैट इज ओमेगा टी के बराबर। कोई दिक्कत। अब जब इसके रिस्पेक्ट में मैं करंट बनाऊंगा तो ये क्या होना चाहिए, कुछ एक छोटी सी वैल्यू I0 होगी, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, π/2, ताकि ये क्या हो जाए, π/2 से इसके पीछे लैग कर जाए। तो ये जो पूरा एंगल होगा यहां से यहां तक वो क्या हो जाएगा, π/2, दैट इज π/2। π/2 से वो क्या करेगा, पीछे की ओर लैग कर जाएगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। गॉट इट, ये समझ में आ गया। और अब अगर मुझे कोई कहे कि ये दोनों एक्सप्रेशन आप लिख के दिखाइए, तो इसका एक्सप्रेशन कैसे आएगा, यहां पर जो वेक्टर निकलेगा उसको क्या बोलेंगे, E, दैट इज इक्वल टू E0, इसका साइन कंपोनेंट। अच्छा, इसका जो ये वाला कंपोनेंट होगा ये क्या होगा, I, विच इज इक्वल टू I0 साइन ऑफ। अब आपके मन में डाउट आएगा, सर इसके बाद वाला एंगल थोड़ा बताइए कैसे ओमेगा टी माइनस π/2 होगा। अगर ये ओमेगा है, ये पूरा π/2 है, तो अब बताइए ये एंगल कितना होगा, ओमेगा टी माइनस π/2। अब इसका ये वाला कंपोनेंट अगर आप लेना होगा तो आप क्या करेंगे, साइन कंपोनेंट एंड कॉस कंपोनेंट। इधर से नहीं समझ में आ रहा तो इधर से ही समझिए, ये जो आपका मेन एंगल है, इफ दिस इज पूरा ओमेगा 2, ये π/2 है, तो ये एंगल कितना बचेगा, ओमेगा टी माइनस π/2। ओमेगा टी माइनस π/2 एक्चुअली बचेगा π/2 माइनस ओमेगा, लेकिन नेगेटिव में तो क्या बचेगा, एक नेगेटिव साइन था नहीं, ओमेगा 2 माइनस
पाई बाई 2 और ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 इज द एंगल बिटवीन दिस एंड दिस। तो इसका आप अगर इधर वाला कंपोनेंट लेंगे तो क्या लिखेंगे, ये इधर होता तो कॉस होता, इधर होता तो साइन। इसका ये वाला कंपोनेंट होगा तो क्या होगा, कॉस कंपोनेंट। इधर वाला कंपोनेंट होगा तो साइन कंपोनेंट। साइन ऑफ व्हाट एंगल, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो ये जो दोनों वर्टिकल कंपोनेंट आए हैं यही क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस ओनली रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस या द वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज फॉर अ इंडक्टिव सर्किट। इंडक्टिव सर्किट के लिए वोल्टेज और करंट का वैल्यू कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है। व्हाट इट, उसके नीचे इसी बात को जो मैंने यहां पर लिखाया है या जो करके दिखाया हूं सो स्टेटमेंट में लिखना है। इसको बनाइए, अच्छे से बनाइए, क्योंकि एग्जाम में यही सब आता है। वैसे अगर डेरिवेशन आता तो ये सब आता, अभी ऑब्जेक्टिव आएगा तो आपसे स्टेटमेंट में पूछेगा, इसलिए इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो स्टेटमेंट लिखना कि इन केस ऑफ इंडक्टिव सर्किट, इस तरह से जो स्टेटमेंट लिखते हैं वो लिखना जरूरी है। इन केस ऑफ इंडक्टिव सर्किट, इन केस ऑफ इंडक्टिव सर्किट द करंट लैग्स द वोल्टेज। In case of inductive circuit, the current lags the voltage by an angle of 90 degree. By an angle of 90 degree. By an angle of 90 degree. वो 90 डिग्री से क्या करता है, लैग करता है। क्लियरली देखने को भी पता चल रहा है, फॉर्मूले से भी आपको पता चल रहा है। फुल स्टॉप। आप ये भी लिख सकते हैं, वोल्टेज लीड्स द करंट बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। पर जनरली याद रखिएगा हम लोग किसको स्टैंडर्ड मान रहे हैं, वोल्टेज को स्टैंडर्ड मानते हैं, क्योंकि हमने वोल्टेज से ही अपना कहानी स्टार्ट किया था। आप तो सोर्स यही देते ना, यहीं से आप कहानी स्टार्ट कर रहे हैं। तो जनरली जो आंसर आप देते हैं वो इन टर्म्स ऑफ क्या देते हैं, वोल्टेज। वोल्टेज के रेस्पेक्ट में करंट जो है वो 90 डिग्री से क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। यहां तक कोई डाउट, कोई डाउट है तो पूछिए। नहीं, ये वाला डायग्राम क्लियर है, ये डायग्राम क्लियर है। हेडिंग डालें, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस, INDUCTIVE, इंडक्टिव रिएक्टेंस, REACTANCE, इंडक्टिव रिएक्टेंस। XL, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इट इज डिनोटेड बाय XL। लिखें उसके नीचे डेफिनेशन, the opposing nature of inductor, the opposing nature of inductor, the opposing nature of inductor to the value of alternating current, to the value of alternating current is called inductive reactance. I is equal to E naught by omega L sin omega t minus pi by 2. When this is maximum, the I becomes I naught. This is equal to E naught by omega L, and I naught is equal to E naught by XL. This XL is inductive reactance. This XL is inductive reactance. This is the resistance या opposition offered by the inductor in a AC circuit by an inductor. इंडक्टर के द्वारा रेजिस्टेंस जो दिया गया किसी एक AC करंट को, उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, XL से डिनोट करते हैं। गॉट इट। यहां पे ध्यान से देखिए, XL इज इक्वल टू ओमेगा L, विच मीन्स XL इज इक्वल टू 2 पाई म्यू L के बराबर। XL इज इक्वल टू 2 पाई म्यू L के बराबर। ठीक है, तो यहां तक लिख लीजिए। अगली क्लास में हम लोग इससे आगे का कंटेंट पढ़ते हुए, और आपको ये जो स्टेटमेंट मैंने दिया था कि इन केस ऑफ इंडक्टिव सर्किट द करंट AC करंट नहीं पास करता है और DC करंट पास करता है, वो इसी से अभी आएगा। तो अगली क्लास में मैं ये कंसेप्ट पढ़ाते हुए फिर आगे आपको AC थ्रू
कैपेसिटर और एसी थ्रू आरएलसी सर्किट, वो मैं पढ़ाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए।